फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, हम लोग वैदिक काल का अध्ययन कर रहे हैं। वैदिक काल से आए हुए प्रश्न या जो आने वाले प्रश्न हैं जो कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एक एक प्रश्न हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और सारे प्रश्नों की व्याख्या भी हम लोग कर रहे हैं। एक प्रश्न से कैसे अन्य प्रश्न बनते हैं इसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा प्रश्न है बड़ा महत्वपूर्ण है। पहला जो हमारा आज का प्रश्न है कि मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था। ध्यान दीजिएगा, यह आर्यों की मूल निवास स्थान से यह प्रश्न है, पूछा जाता है ऐसा प्रश्न। ये थोड़ा से आज हम प्रश्नों के जो स्तर है थोड़ा से अच्छा लिए हैं, तो ऐसे भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे या पूछे जाने की संभावनाएं हैं। किसी न किसी परीक्षा में यह प्रश्न आए हुए हैं, तो टीजीटी पीजीटी परीक्षा में भी ये प्रश्न आ सकते हैं। तो देखिए, ध्यान से पढ़िए। मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है। पहला विकल्प भारत, दूसरा विकल्प तिब्बत, तीसरा विकल्प मध्य एशिया, चौथा विकल्प जर्मनी। देखिए, जब हम आपको आर्यों का मूल निवास स्थान के बारे में चर्चा किए थे कि आर्य कहां से भारत में आए, इसके संबंध में अनेक विद्वानों ने अपनी अपनी विचारधाराएं दी। कोई कहता है आर्कटिक प्रदेश, कोई कहता है उत्तरी ध्रुव, कोई कहता है कि नहीं यहीं के लोग थे, कोई कहता है कि मध्य एशिया, कोई कहता है पश्चिम एशिया, कोई कहता है रूस के आसपास क्षेत्रों से आए। लेकिन आर्यों के जो मूल निवास स्थान का प्रश्न है, इस पे जो सर्वाधिक मान्य मत है वह है किसका? वह है मैक्स मूलर का। देखिए, एक प्रश्न यहां से दूसरा बन गया। परीक्षा में पूछ सकता है कि आर्यों के निवास स्थान के संबंध में सर्वाधिक मान्य मत किसका है। तो चार विद्वानों का नाम दे देगा। एक उसमें मैक्स मूलर रहेगा, इसमें मैक्स मूलर को मारिएगा। ठीक, तो देखिए, जो मैक्स मूलर हैं, इन्हीं का जो मत है वह सर्वाधिक मान्य मत है। इनका जो मत था, उन्होंने कहा था आर्य जो आए हैं वो कहां से आए हैं? वह आए हैं मध्य एशिया से। तो मध्य एशिया का जो मध्य एशिया से आर्यों के भारत में आने का जो सिद्धांत है, उस मत के जो सबसे प्रबल के आनंद समर्थक थे वह मैक्स मूलर थे। और मैक्स मूलर ने कहा है कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वह मध्य एशिया है। तो मध्य एशिया वाले उत्तर को आप सही मानिएगा। देखिए, जहां तक आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में मत है, तो मैक्स मूलर ने तो कहा है कि आर्य मध्य एशिया से आए, लेकिन आर्य पश्चिम एशिया से भी इनके प्रमाण मिलता है कि पश्चिम एशिया में भी ये कहीं न कहीं रहते होंगे, क्योंकि पश्चिम एशिया का एक स्थान है बोघज-कोई, जो एशिया माइनर के पास है। वर्तमान में टर्की, जिसको आप तुर्की कहते हैं, वहां स्थित है। वहां से एक बोघज-गोई नामक अभिलेख मिला है। देखिए तीसरा प्रश्न देखिए, इसी से देखिए प्रश्न बना। यह बोघज-कोई नामक एक अभिलेख मिला है। इस अभिलेख में कुछ वैदिक देवताओं के नाम की सूची मिलती है। इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। परीक्षा में पूछा जाता है कि बोघज-गोई अभिलेख में जो 4 देवता हैं कौन कौन से हैं, तो क्रम दे देगा इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। दूसरे में दे देगा इंद्र, रुद्र, वरुण अन्य। तो इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य वाला ही विकल्प सही होगा। तो बोघज-गोई अभिलेख से में 4 वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं, जो कि हाँ, जब देखेंगे कि वैदिक देवताओं के जो नामों की सूची है दोनों में समानता है, तो हम यह भी कह सकते हैं कि आर्य कहीं न कहीं पश्चिम एशिया में भी निवास करते रहे। तो पश्चिम एशिया वाला जो सिद्धांत है उसका समर्थन कहां से होता है? बोघज-गोई अभिलेख से होता है। मध्य एशिया का सिद्धांत का समर्थन कहां से होता है? वह मैक्स मूलर महोदय कहते हैं। देखिए, एक प्रश्न से कैसे हम लोगों ने 3-4 प्रश्न बनाया। यही व्याख्या है, यही सबसे जरूरी है आपको करवाना, क्योंकि यहीं से आपकी तैयारी को धार मिलेगी। और यह केवल आपके वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में ही ये काम कराया जाएगा। ये काम हो रहा है। अब अन्य चैनलों को देखिए, हम अपने चैनल का प्रचार नहीं कर रहे हैं, किसी चैनल की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो लोग सीधे क्या नाम है क्वेश्चन दे देंगे, 4 विकल्प दे देंगे, सॉल्व करा के निकल जाएंगे। कोई आपकी न तो व्याख्या कराएगा, न तो इसके अंदर से कैसे क्वेश्चन और निकलेंगे तो उसके बारे में कोई आपको बताएगा। तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।
देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि वैदिक काल में सरकार का सामान्य स्वरूप क्या था। अब देखिए हम आपको बताए थे, ये क्वेश्चन हम कहां से लिए, ये क्वेश्चन हम लिए हैं आपको देखिए याद करने के लिए बता दें, जब आपको हम वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे कि जो वैदिक काल के लोग थे वो छोटे छोटे जन में विभाजित थे। उन्हें राजा को क्या कहते थे, जो कबीला था कबीले को जन कहते थे, और जन का जो नेता होता था उसको राजन कहते थे, जनस्य गुप्ता। और धीरे धीरे, प्रारंभ में तो नहीं लेकिन धीरे धीरे जो राजा का यह पद था वह वंशानुगत होता चला गया, क्योंकि जो अन्य लोग थे वह अपनी सुरक्षा के लिए एक अस्थाई राजा का वो चुनाव किए, उसको बल के रूप में कुछ देते थे, वह सैनिक की व्यवस्था करे, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करे। धीरे धीरे क्या होता था, यह राजा का पद एक प्रकार से आनुवंशिक हो गया, राजा का जो लड़का होता था वही क्या नाम है कबीले का मुखिया होने लगा। लेकिन यह राजा जो था वो निरंकुश नहीं था, क्योंकि राजा के ऊपर सभा एवं समिति, राजा के ऊपर सभा समिति और विदथ नामक ये जो संस्था है यह तीनों नियंत्रण रखती थी। अब देखिए, अब आपके दिमाग में आएगा सभा क्या है, समिति क्या है, विदथ क्या है। फिर से आपको बता दे रहे हैं, जो सभा थी अथर्ववेद में इसे प्रजापति की पुत्री कहा गया सभा समिति को। यह भी क्वेश्चन आपका है, सभा का उल्लेख कितनी बार होता, 8 बार होता है, यह भी क्वेश्चन है। समिति का उल्लेख कितनी बार है, ऋग्वेद में 9 बार है, यह भी क्वेश्चन है। विदथ का उल्लेख कितनी बार है, यह भी क्वेश्चन आपका है, 122 बार उल्लेख है। तो सभा समिति विदथ तीनों राजा के ऊपर नियंत्रण रखती थी, और जो सभा थी वो वयोवृद्ध एवं जो समाज के अनुभवी लोग थे उनकी संस्था थी, इसमें महिलाएं भी भाग लेती थी। समिति का काम क्या था, राजा का निर्वाचन करना मुख्य रूप से, इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती थी। तो सभा समिति और विदथ का महत्व काफी बढ़ा ऋग्वैदिक काल में, आगे चल के उत्तर वैदिक काल में। तो देखिए, तो कहने का तात्पर्य है कि वैदिक काल में सरकार का सामान्य स्वरूप क्या था, 4 विकल्प है। पहला गणतंत्र, इसको हटा दीजिए क्योंकि गणतंत्रों का विकास अभी नहीं हुआ था। गणतंत्रों का विकास कब हुआ, आपको पढ़ाएंगे, जब आपको प्राक मौर्य काल पढ़ाएंगे इसके बाद, जब 16 महाजनपद आपको पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे कुछ ऐसे महाजनपद थे जहां पर गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली प्रचलित थी। तो गणतंत्र हटा दीजिए। सैनिक तानाशाही एकदम नहीं थी, क्योंकि आपको बताए थे शासक निरंकुश नहीं था, तानाशाह नहीं थे, इसको हटा दीजिए। इनमें से कोई नहीं, यह भी ऑप्शन हटा दीजिए। अब क्या बचता है, इसका बेस्ट ऑप्शन बचता है वंशानुगत राजक्रम, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो कोई आपसे पूछे कि वैदिक काल में सरकार का सामान्य स्वरूप क्या था, तो बताइएगा वंशानुक्रम राजक्रम, वंशानुक्रम राजतंत्र। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन हम देखते हैं। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, सब परीक्षा में आए हुए हैं, इसको नोट करिए, याद करिए और बार बार प्रैक्टिस करिए। देखिए, अब देखिए, वैदिक सभ्यता की विशिष्ट विशेषता थी। विकल्प नंबर 1 प्रकृति पूजा, विकल्प नंबर 2 मातृ देवी की पूजा, विकल्प नंबर 3 त्रिमूर्ति पूजा, विकल्प नंबर 4 पशुपति पूजा। देखिए, पहली बात तो आप कोई भी प्रश्न सॉल्व करिए, परीक्षा में बैठिए, उन विकल्पों को एकदम हटा दीजिए जो आप क्लियर हैं कि ये नहीं हो सकता है। इसमें हम क्या हटाएंगे, मातृ देवी की पूजा हटा देंगे, क्योंकि मातृ देवी की पूजा कहां प्रचलित थी, सैंधव काल में, हड़प्पा संस्कृति में, हड़प्पा काल में। दूसरा, पशुपति पूजा को हटा दीजिए, कहां प्रचलित थी, सैंधव काल में, हड़प्पा काल में, क्योंकि पशुपति पूजा के प्रमाण मिलते हैं, मातृ देवी की पूजा के प्रमाण मिलते हैं कहां से, हड़प्पा काल से। तीसरी बात, इसको क्यों हम हटा रहे हैं, क्योंकि जो देखिए, जो जैसे समाज होता है वैसे वहां के देवता भी होते हैं। वैदिक काल का जो समाज है पितृ सत्तात्मक है, तो मातृ देवी की पूजा हो ही नहीं सकती, एकदम हटा दीजिए विकल्प। त्रिमूर्ति पूजा, त्रिमूर्ति पूजा ब्रह्मा विष्णु महेश की कल्पना भी एक साथ नहीं हुई थी, तो त्रिमूर्ति पूजा भी हटा दीजिए। 3 विकल्प देखिए कितना आसानी से प्रश्न आप सॉल्व कर रहे हैं। पशुपति पूजा हटा, त्रिमूर्ति पूजा हटा और मातृ देवी हटा। अब क्या बचा है, प्रकृति पूजा, यही उसका उत्तर होगा। क्यों होगा,
लॉजिक समझिए ना, तभी सॉल्व कर पाएंगे, रट के थोड़ा काम चलेगा। क्यों होगा? इसलिए होगा मेरे बच्चों कि ऋग वैदिक जो आर्य थे एक प्रकार से वह एक कबीले में रहते थे। सूर्य का उगना, दिन रात का होना, वर्षा होना, तूफान का होना, देखते थे घटना घटती थी, उनके लिए एकदम यह सारी चीजें आश्चर्यजनक चीजें थी। भूगोल का विकास नहीं हुआ था जैसे आप भूगोल पढ़ रहे हैं, दिन रात कैसे हो रहा है, वर्षा क्या होता है, जेट स्ट्रीम प्रभाव क्या है, मानसून किससे प्रभावित होता है, अल नीनो क्या है, वह नहीं जानते थे। सूर्य चंद्रमा क्या है, ऋतु परिवर्तन क्या होता है, इससे वो अनभिज्ञ थे। तो प्रकृति की इन शक्तियों को, प्रकृति में जो घटनाएं घटती थी सूर्य के द्वारा, चंद्र के द्वारा, वर्षा के द्वारा, इन्हीं को वो शक्ति मान लिए और इन्हीं को शक्ति मान के वो लगे इनकी पूजा करने। इसीलिए कहा जाता है कि जो ऋग वैदिक आर्य थे वह प्रकृति पूजा में विश्वास करते थे। तो यही प्रकृति पूजा वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा। देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इसको सॉल्व करिए, ये आपके काफी काम आएंगे। ठीक, हमारा अगला प्रश्न देखिए, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में है, पहला बात आपको बताए थे ऋग्वेद का पुरुष सूक्त है। ऋग्वेद को बताए थे कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, ऋग्वेद का है। अब इसमें क्या है देखिए, विकल्प देखिए, रुद्र की प्रशंसा के मंत्र, अश्वबलि के नियम, विश्व की रचना के मंत्र, इनमें से कोई नहीं। देखिए ऋग्वैदिक देवताओं की जो सूची है उसमें रुद्र जैसा कोई देवता अभी नहीं आया है। हटाइए इसको, एकदम है भी तो मान लीजिए ठीक है, अंतिम समय में हो भी गया है तो, लेकिन ये पुरुष सूक्त में नहीं है देवताओं की सूची। अश्वबलि के नियम ये भी नहीं है, ये भी हटा दीजिए, इनमें से कोई नहीं, ये भी आप हटा दीजिए। बचा क्या? विश्व के रचना के मंत्र। अब आपके दिमाग में आएगा विश्व की रचना के मंत्र क्या हैं, समझिए इसको। देखिए ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है उसमें, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में एक मंत्र है जो वर्ण व्यवस्था को बताता है। क्या मंत्र है? ब्राह्मणो अस्य मुखमासीद बाहुराजान्न कृतः उर्ध्वस्य यद् वैश्य पदाभ्याम शूद्रा जायतः। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघे से वैश्य और पैर से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। कहने का तात्पर्य क्या है कि विश्व के रचना के नियम हैं, जो सामाजिक यह वर्णक्रम है, जो सामाजिक व्यवस्था है, इसका धार्मिक अनुमोदन है। ब्राह्मण होंगे, क्षत्रिय होंगे, वैश्य होंगे, शूद्र होंगे, तभी तो यह समाज अपने एक निरंतर गति से चलेगा। लेकिन देखिए अभी जातियों का विकास नहीं हुआ है, वर्ण क्रम का आधार जन्म नहीं है, वर्ण क्रम का आधार कर्म है। जो कर्म करेगा वह उसी वर्ण में मान लिया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, आप तो ये पुरुष सूक्त में इसको तो आपको समझा दिए, इसका उत्तर होगा सी, विश्व की रचना के मंत्र हैं। अब कहां से क्वेश्चन बनेगा, पूछेगा ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, पुरुष सूक्त किस मंडल में है। तो इतने क्वेश्चन ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से मिलते हैं। और अगला क्वेश्चन बनेगा, चारों वर्णों का सबसे पहले उल्लेख कहां मिलता है ऋग्वेद के किस सूक्त में? पुरुष सूक्त में। शूद्र शब्द का पहली बार उपयोग किस सूक्त में हुआ? पुरुष सूक्त में। तो 3-4 क्वेश्चन आपको इसी एक क्वेश्चन से मिल गया। देखिए एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन के बराबर है, हमारा एक क्वेश्चन 5 क्वेश्चन के बराबर है। इसमें आपको पूरे सिलेबस को हम रिवाइज कर दे रहे हैं। आगे देखिए, आप देखिए खान पान पे आ जाइए। क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों ने सबसे पहले किसका प्रयोग किया? चावल, व्रीहि, जौ, यव, गेहूं, गोधूम, मक्का। चावल हटा दीजिए, एकदम विकल्प को हटा दीजिए। चावल नमक और चावल का नमक का प्रयोग एकदम मत मारिएगा। ऋग्वैदिक आर्य चावल से नहीं परिचित थे। गेहूं भी हटाइए, परिचित नहीं थे, बाद में उनका परिचय हुआ है। मक्का, तो भारत में मक्का, जब यूरोपीय शक्तियों का आगमन होता है, जब पुर्तगाली आते हैं तो पुर्तगाली हमको मक्का से परिचित कराते हैं, यह अमेरिकी उत्पाद है। इसको हटाइए, एकदम हटाइए। बचा क्या?
जौ बचा। देखिए, ऋग वैदिक आर्य सबसे पहले जिस अन्न का उपयोग करते हैं वह क्या था? जौ। इसको वैदिक शब्द में यौ बोलते हैं। अब इसके प्रमाण कहां से मिलते हैं? अब देखिए, जब आपको जब सामाजिक व्यवस्था पढ़ा रहे थे, उनका खान पान पढ़ा रहे थे, आपको बताए थे कि जो ऋग वैदिक आर्य थे वो शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे। शाकाहारी में क्या करते थे? यौ को दूध में मिलाते थे। यौ दूध मिला, कौन सा पकवान तैयार हुआ? क्षीर पकौदन। पूछा जाता है क्षीर पकौदन क्या है? यह एक प्रकार से खाने की वस्तु, खाने की सामग्री है। अब देखिए दूसरा पकवान, यौ से क्या तैयार करते थे? जौ का सत्तू प्लस दही मिला के यह करम्भ नामक भोज्य पदार्थ तैयार कराते थे। तो आपका जो विकल्प होगा वो होगा विकल्प बी। ऋग वैदिक आर्यों ने सबसे पहले किसका प्रयोग किया? तो सबसे पहले जौ नामक अनाज का प्रयोग। हाँ, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में से किसमें विख्यात गायत्री मंत्र मिलता है? आसान क्वेश्चन लग रहा होगा। देखिए, पहला विकल्प ऋग्वेद, दूसरा विकल्प सामवेद, तीसरा विकल्प यजुर्वेद, चौथा विकल्प अथर्ववेद। सभी लोग जानते हैं कि जो विख्यात गायत्री मंत्र है ये कहां मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। अब देखिए इससे और क्वेश्चन क्या बनेंगे। देखिए, जो ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है उसको किसने लिखा है? उसको विश्वामित्र ने लिखा है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल को किसने लिखा है? विश्वामित्र ने लिखा है। दूसरा क्वेश्चन यहां से बना, देखिए प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। किस मंडल से लिया गया है? यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन बना कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है? यह तीसरे मंडल से लिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा कि तीसरे मंडल को किसने लिखा? तीसरे मंडल को ऋषि विश्वामित्र ने लिखा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? अगला क्वेश्चन बनेगा कि यह जो ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल से जो गायत्री मंत्र लिया गया है यह किस सूक्त में है? यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल के देवी सूक्त में है। चौथा क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन ऋग्वेद, दूसरा क्वेश्चन ऋग्वेद के तीसरे मंडल, तीसरा क्वेश्चन विश्वामित्र ने लिखा, चौथा क्वेश्चन देवी सूक्त में है। अब अगला क्वेश्चन क्या बनेगा कि यह जो गायत्री मंत्र है यह किस देवता को समर्पित है? मेरे बच्चों, जो गायत्री मंत्र है यह सविता या आप सूर्य प्रातः काल का जो सूर्य होते हैं, जो उदित हुआ सूर्य, जब सूर्योदय होता है तो प्रातः काल का जो सूर्य होता है उसे को सविता कहते हैं। तो यह जो गायत्री मंत्र है यह सविता को समर्पित है। तो देखिए आसान क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन इस आसान क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन बन के आए। पहला क्वेश्चन कि गायत्री मंत्र कहां पर है, किस वेद में है? ऋग्वेद में है। दूसरा क्वेश्चन ऋग्वेद के किस मंडल में है? तीसरे मंडल में है। अगला क्वेश्चन तीसरे मंडल किसको समर्पित है, किसने लिखा? ऋषि विश्वामित्र ने लिखा। चौथा क्वेश्चन तीसरे मंडल के किस सूक्त में है? देवी सूक्त में है। पांचवा क्वेश्चन किसको समर्पित है? प्रातः काल का जो सूर्य होता है या इसे सविता कहते हैं उसी को यह गायत्री मंत्र समर्पित है। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं अगला हमारा क्या क्वेश्चन। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है प्रसिद्ध 10 राग या 10 राजाओं की युद्ध का उल्लेख है। विकल्प नंबर 1 ऋग्वेद, विकल्प नंबर 2 यजुर्वेद, विकल्प नंबर 3 सामवेद, विकल्प नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। आपको जब पढ़ा रहे थे हम ऋग्वेद के बारे में, जब मंडल का अध्ययन करा रहे थे उसमें सूची बनाए थे। सूची में बताए थे कि ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है उसमें क्या है? उसमें 10 राग युद्ध के बारे में या 10 राजाओं के युद्ध के बारे में उल्लेख है। तो देखिए ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग युद्ध के बारे में वर्णन है। 10 राजाओं में 10 राग, देखिए इसमें क्या होता है कि भिन्न भिन्न राजाओं के कबीलों के बीच में युद्ध होता है। एक कबीले का, एक राजाओं के संघ का नेतृत्व विश्वामित्र कर रहे थे, एक कबीले के, एक विभिन्न कबीलों के संघ का नेतृत्व ऋषि वशिष्ठ कर रहे थे। तो जो वशिष्ठ थे वो भरत जन
जो भरत जन का कबीला था उसका नेतृत्व कर रहे थे। तो 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था उसमें फाइनली जो भरत जन था, वही जो भरत जन का राजा था सुदास, वही विजय प्राप्त किया था। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख ऋग्वेद में है। किस मंडल में है? 7वें मंडल में है। अब क्या होगा? अगला क्वेश्चन कि यह जो युद्ध हुआ था किस नदी के किनारे हुआ था? तो वैदिक काल की एक नदी है, कौन सी? परुष्णी। परुष्णी का जो आधुनिक नाम है वह है रावी। इसी रावी नदी के किनारे यह युद्ध हुआ था। तो आपके क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। जो प्रसिद्ध युद्ध जो 10 राजाओं का हुआ था वह हुआ था, जो उसका वर्णन जो मिलता है वह ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि ऋग्वेद के किस सूक्त में भारतीय नाटक के, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ऋग्वेद के किस सूक्त में भारतीय नाटक के आरंभिक सूत्र पाए जाते हैं? मतलब भारतीय नाटक की शुरुआत कहां से मानी जाती है, भारतीय नाटक का प्रारंभ कहां होता है? विकल्प नंबर 1 विवाह सूक्त नहीं होगा, आपरी सूक्त ये भी नहीं उत्तर है, पुरुष सूक्त ये भी नहीं है। इसमें क्या है? चारों वर्णों के बारे में उल्लेख है। अंतिम विकल्प मिलता है संवाद सूत्र। इसी जो संवाद सूक्त है यही ऋग्वेद का ऐसा सूक्त है जिसमें भारतीय नाटक के प्रारंभिक अंश मिलते हैं। संवाद नाम से स्पष्ट है, दो लोगों के बीच में संवाद होता है, इसी से आप नाटक से जोड़ दीजिए, संवाद सूक्त में भारतीय नाटक के आरंभिक साक्ष्य मिलते हैं। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन देखिए, कठ उपनिषद निम्न में से किस एक से संबंधित है? आपको जब हम उपनिषद पढ़ा रहे थे तो हम ऋग्वेद का उपनिषद बताए, सामवेद का बताया, यजुर्वेद का बताया, अथर्ववेद का बताए। तो जो कठ उपनिषद है किसका उपनिषद है? यह यजुर्वेद का उपनिषद है। देखिए उपनिषद आत्मा और ब्रह्म से संबंधित है। उपनिषदों में आत्मा को पुरुष कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है किस वैदिक साहित्य में आत्मा को पुरुष कहा गया है? उपनिषदों में आत्मा को पुरुष कहा गया है। कठोर उपनिषद का संबंध किस वेद से है? तो कठ उपनिषद का संबंध यजुर्वेद से है। दूसरा, इसी में यम और नचिकेता का संवाद मिलता है। यम व, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ देगा कि यम और नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? तो यम और नचिकेता का संवाद कठोर उपनिषद में मिलता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? यजुर्वेद। कठ उपनिषद का किससे संबंधित है? यह यजुर्वेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त था? महत्वपूर्ण है, कौन सा शब्द ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त था? पहला गविष्टि, दूसरा यौ, तीसरा शोषर, चौथा कोई नहीं। यौ हटा दीजिए, यौ एक प्रकार से भोज पदार्थ था। शोषर भी हटा दीजिए, कोई नहीं हटा दीजिए, क्या बचता है? गविष्टि बचता है। देखिए आपको बताए थे गविष्टि का मूल अर्थ क्या है? गायों की खोज है। ऋग्वेद में जो अधिकतर युद्ध होते थे वह गायों के लिए होता था, क्योंकि जिस जन के पास अधिक गाय होती थी वही जन धनी शक्तिशाली माना जाता था। तो ऋग्वेद में युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग हुआ है। तो हमेशा याद करिएगा कि ऋग्वेद में युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? गविष्टि का। तो विकल्प नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। हाँ देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद के अनुवाद में कौन टीकाकार सहायक है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। पहला विकल्प मेघातिथि, दूसरा विकल्प सायण, तीसरा विकल्प पाणिनि, चौथा पतंजलि। देखिए पतंजलि नहीं है, पाणिनि की अष्टाध्यायी है जिसमें पतंजलि ने भाष्य लिखा है। मेघातिथि भी नहीं है क्योंकि मेघातिथि ने मनुस्मृति के टीकाकार हैं। बचा कौन? सायण। देखिए यही उत्तर सही होगा। अब इसकी व्याख्या करते हैं। देखिए विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का थे। हरिहर और बुक्का किसके शिष्य थे? विद्यारण्य के शिष्य थे। विद्यारण्य के जो भाई थे वह थे सायण, और सायण ने ही 14वीं शताब्दी में वेदों पर भाष्य लिखा था। वेदों पे क्या नाम है? यह टीका लिखे थे। वेदों पे इन्होंने कमेंट्री लिखी थी। इसीलिए माना जाता है कि ऋग्वेद के अनुवाद में यही जो टीकाकार सायण हैं यही सहायक हैं। तो आपका उत्तर होगा उत्तर बी सायण।
कौन सा उत्तर हो जाएगा? सायण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आधुनिकीकरण, उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आधुनिकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? पहला ए विदेह माधव, विदेह माधव, दूसरा इंद्र, तीसरा सुदास, चौथा अग्नि। इंद्र नहीं है, वो देवता कभी आधुनिकीकरण नहीं करेगा। सुदास नहीं है, अग्नि नहीं है। उत्तर कौन सा बचता है? विदेह माधव। देखिए यजुर्वेद का एक महत्वपूर्ण ब्राह्मण है, कौन सा? शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में एक कथा है, उस कथा में कहा गया है कि विदेह माधव जो थे अपने गुरु गौतम राहुगण के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते यह सदा नीरा जो गंडक नदी का नाम था वहां तक पहुंच जाते हैं। और यही जो गंडक नदी है यही आर्यों की पूर्वी सीमा हो जाती है। जो गंडक, जो सदानीरा का जो तट तक वो जाते हैं और जो गंडक का तट है वही गंडक नदी है, वही आर्यों की पूर्वी सीमा हो जाती है। इसीलिए विदेह माधव को उत्तरी बिहार के आधुनिकीकरण का श्रेय दिया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा है? देखिए विकल्प देखिए, केन, कठोपनिषद, श्वेताश्वर, मुंडक। ठीक है, केन हटा दीजिए, नहीं है। श्वेताश्वर नहीं है, मुंडक नहीं है। आपको बताए थे यह कठोर उपनिषद है। इसी में एक यम और नचिकेता का संवाद है। यम और नचिकेता के जो नचिकेता है यम से मृत्यु संबंधी चर्चा करता है, मृत्यु संबंधी संवाद करता है, जीवन मृत्यु के बारे में प्रश्न करता है। इसीलिए यह प्रश्न वहीं से बना है कि किस उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा है। तो जो कठोर उपनिषद है इसी में मृत्यु संबंधी चर्चा की गई है। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन, यूप क्या था? विकल्प नंबर 1 याज्ञिक स्तंभ, विकल्प नंबर 2 पाषाण स्तंभ, विजय स्तंभ और अश्वमेध स्तंभ। यह नहीं है, सी नहीं है, बी नहीं है, उत्तर बचता ए, यही उत्तर होगा। यूप क्या था? याज्ञिक स्तंभ। देखिए यूप एक प्रकार का ऐसा स्तंभ होता था जिसमें जो पशु यज्ञों के समय बलि दी जाती थी उनको बांधा जाता था। तो यूप में बलि देने वाले पशुओं को बांधा जाता था, ऐसे ही याज्ञिक स्तंभ कहते थे। और सर्वाधिक यूप कहां बनाए जाते थे? पुरुष मेध यज्ञ में। पुरुष मेध यज्ञ में 25 प्रकार के यूपों का वर्णन किया गया है। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मिला आपको। यूप क्या था? यूप याज्ञिक स्तंभ था। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, चित्रित धूसर मृदभांड किस काल के हैं? चित्री माने PGW, प्रिंटेड ग्रे वेयर। मौर्य काल के नहीं है। इसका क्या कौन सा है? इसका NBPW है। बुद्ध काल में भी NBPW है। सैंधो काल का क्या है? BRW है। वैदिक काल का यही देखिए उत्तर बचता है। अब देखिए वैदिक काल का यह मृदभांड है, लेकिन देखिए इसमें चारों विकल्प में वैदिक काल दिया हुआ तो उत्तर सही हो जाएगा। कहीं यदि यह विकल्प दे देता, एक विकल्प इसमें दे देता सी पूर्व वैदिक काल और डी दे देता उत्तर वैदिक काल, तब आप क्या मारते? उत्तर वैदिक काल, क्योंकि जो PGW है वो उत्तर वैदिक काल का मृदभांड है। पूर्व वैदिक काल का मृदभांड क्या है? पूर्व वैदिक काल का मृदभांड है काले एवं लाल मृदभांड। कौन कौन से? काले एवं लाल मृदभांड, इसको आप कहते हैं BRW। दूसरा है पूर्व वैदिक काल का OCP, इसी को कहते हैं गेरुवाणी मृदभांड। देखिए पूर्व वैदिक काल का मृदभांड OCP और BRW। उत्तर वैदिक काल का मृदभांड क्या है? PGW व NBPW, उत्तरी काली पालिशदार मृदभांड। ये 2 मृदभांड हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई लड़का एक बार हमसे प्रश्न किया था कि सर पूर्व वैदिक काल उत्तर वैदिक काल का पूरा कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, कोई पुरातात्विक सामग्रियां हैं? हाँ हैं, यही जो मृदभांड हैं यही उनकी पुरातात्विक सामग्रियां हैं। क्योंकि OCP मृदभांड का समय जो है
वह पूर्व वैदिक काल का समय है। पीजीडब्ल्यू में जो मितभांड है वह उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। एनबीपीडब्ल्यू जो मितभांड है वो उत्तर वैदिक काल से लेकर मौर्य काल तक संबंधित है। मौर्य काल का मानक मितभांड है। और सैंधव काल का जो मितभांड है काले और लाल मितभांड है। तो जो मितभांड है ये कहीं न कहीं संस्कृतियों के समय को बताते हैं। संस्कृतियों के इनसे मितभांडों के माध्यम से हम संस्कृतियों की विशेषता जान सकते हैं। देखिए आज हमारी क्लास यहीं तक है। हम लोग अपने आगे क्लास में अभी अन्य क्वेश्चन भी हैं वैदिक काल का, सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। हमारा ये महामैराथन क्लास चल रही है। आप लोग इस क्लास को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।